देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा थियोरिटिकल है। ठीक है। इसमें कॉस्ट के बारे में हमें पता करना है कि कॉस्ट क्या है, नहीं है। ठीक है। क्या क्या टर्म्स यूज होता है, ये सारी चीजें हमें पता करनी। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को कि ये कॉस्ट का कंसेप्ट कैसे आया था, कब आया था। ठीक है। और क्यों लाया गया था, मतलब हिस्ट्री बोल सकते हो या फिर इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो एक छोटा सा स्टोरी बता देते, फिर उसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, पॉइंट याद रखने के लिए। जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बात हो तो वो 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है। मतलब प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ था ह्यूज क्वांटिटी में, ठीक है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो नॉर्मली हुआ था 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या हो रहा था प्रोडक्ट में, टेक्सटाइल और रेलवे एटसेट्रा। ठीक है, ये सब प्रोडक्शन हो रहा था। ये सारे बात हम लिखवा देंगे अभी, जस्ट ऐसे स्टोरी के जैसे सुनो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 1875 आते आते, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जो है मतलब फोकस किया गया। ठीक है। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, मेन कॉस्ट। ठीक है। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए मेन कॉस्ट क्या लग रहा है, जिसको कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है। तो ये दो पॉइंट पहले लिखवा दे। ये जो अभी दो मैंने बोला। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था? 18th सेंचुरी और जो प्रोडक्ट बन रहा था वो है टेक्सटाइल, रेलवेज एटसेट्रा। सबसे ज्यादा यही सारे चीज बन रहे थे। और भी कुछ है बट कितना नाम लिखे। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी हमें याद रख सकते हैं उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। फिर आया कंसेप्ट प्राइम कॉस्ट का, कि प्रोडक्ट बनाते वक्त मेन जो कॉस्ट लग रहा है, प्राइम का मतलब मेन। ठीक है। तो मेन कॉस्ट का बात आया। प्राइम कॉस्ट वाज यूज्ड अराउंड 1875 by some इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ठीक है। तो पहले तो प्रोडक्ट बनाने का बात हुआ और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हो रहा था, तो देखा जाए तो एक रिवॉल्यूशन ही आ गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद प्राइम कॉस्ट का कंसेप्ट सोचा गया कि कोई एक प्रोडक्ट बनाने में मेनली क्या कॉस्ट लगता है। ठीक है, उसका कंसेप्ट लाया गया। गुड मॉर्निंग अभिजीत। गुड मॉर्निंग मैम। इसके बाद देखो, इसके बाद 1880 से लेके 1925, ठीक है, 1925, ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन होना स्टार्ट हो गया। ये जो पीरियड है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने लगा ना, वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनने लगा। ठीक है। अब यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन। पहले ऐसे नहीं होता था, मतलब इसके पहले, ठीक है, ये पीरियड के पहले कोई एक इंडस्ट्री एक ही तरीके का प्रोडक्ट, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन बहुत सारा अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बना रही है। तो फिर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन का कंसेप्ट आया, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख लेते हैं। 1880 से लेके 1925 saw the development of complex product design and multi activity diversified corporations like DuPont, General Motor, etc. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो इस पीरियड में आया, और ये जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो जिसमें ये दो नाम फेमस है, ठीक है, जनरल मोटर और डुपॉन्ट। तो इन्होंने जो है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी समय पे और एक चीज भी हुआ था, फिजिकल स्टैंडर्ड को कॉस्ट स्टैंडर्ड में ट्रांसफर किया गया, ठीक है। तो कन्वर्ट फिजिकल स्टैंडर्ड इनटू कॉस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड को कॉस्ट स्टैंडर्ड में ट्रांसफर किया गया। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड का ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड का मतलब, जैसे हमें मान लो एक गाड़ी बनाना है, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग को एक गाड़ी बनाना है, अब ये गाड़ी कैसे देखने में होगा, इसका मॉडल कैसा होगा, मतलब ये कैसे देखने में होगा, उसको बोला जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये कैसे देखने में होगा इसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। और इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, कि एक एस्टिमेट कि हाँ इतना खर्चा लग सकता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पहले सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड ही देखा जाता था, अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कॉस्ट स्टैंडर्ड में। मतलब कॉस्ट का कंसेप्ट का डिमांड हाई हो रहा है, ठीक है। यहीं से कॉस्ट का जो है मतलब बोल सकते हो, यहीं से कॉस्ट जो है बॉर्न हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे 18 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और एक के बाद एक स्टेप फॉलो करते 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 कॉस्ट कॉस्ट का कंसेप्ट जो है आगे चलने लगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो फिजिकल स्टैंडर्ड से जो है कॉस्ट स्टैंडर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया, फिजिकल स्टैंडर्ड से कॉस्ट स्टैंडर्ड में। अच्छा, अब इसके बाद का जो समय है, ये तो हम लोग का 1913 में, ठीक है, 1913 में पहली बार कॉस्ट के ऊपर बुक लिखा गया था, ठीक है, जिस बुक का नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस बोल के, जो कि लिखा था J.L. निकलसॉन ने। वो हम लिख देते, ठीक है, ये थियोरेटिकली पूछ सकता है। 1913 में published a book, cost accounting theory and practice
फ्रॉम न्यू ईयर। ठीक है, तो पहली बार ये बुक लिखा गया था, और लिखा किसने था? अच्छा, जे एल है, ठीक है, जे एन लिख दिया गया था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कॉस्ट में, क्या इसके बाद और क्या चेंजेस आया, मतलब क्या क्या धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ? तो इसके बाद, जब इसके बाद का जो पीरियड है ना, तब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 चल रहा था, ठीक है। तो तब कॉस्ट का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। तब कॉस्ट का कंसेप्ट और भी ज्यादा बढ़ गया, जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 चल रहा था। क्यों बढ़ गया? क्योंकि तब प्रोडक्ट का डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगा, और जो मतलब प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट ही खरीद रही थी, ठीक है, ज्यादा। इन जो है इंडस्ट्रियल, जो भी मतलब इंडस्ट्री बना रखे थे, ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया था, उनसे सरकार ही बहुत ज्यादा करके प्रोडक्ट खरीद रही थी, तो कॉस्ट का कंसेप्ट जो है और भी ज्यादा डेवलप होने लगा, ठीक है। और उस समय पे प्रोडक्ट कैसे खरीदा जा रहा था? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो हम लिखवाते हैं ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरिंग World War 1 and 2, importance of cost accounting grew with the growth of defense expenditure। क्योंकि अगर वार चल रहा है तो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे चीजों का डिमांड बढ़ रहा है तो फिर प्रोडक्शन का डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो फिर प्रोडक्शन का डिमांड जितना बढ़ेगा, कॉस्ट का कंसेप्ट का डिमांड भी उतना बढ़ेगा, क्योंकि पहले ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट था ही नहीं बिफोर 18th सेंचुरी, ठीक है। पहले तो जो तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, वही पहले आया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कॉस्ट और अकाउंट्स में पहले क्या आया, तो मतलब ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो है वो 15th सेंचुरी में आया था। अगर वो पता करना है तो वो भी बता देते। 15th सेंचुरी में जो है डबल एंट्री सिस्टम था, और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब जो तुम लोग सीखते हो अकाउंट्स, ठीक है, और किसी किसी बोर्ड में, जैसे बंगाल बोर्ड में तो कॉस्ट रहता है, 11th 12th से भी रहता है, ठीक है। तो जो भी हो, ये 15th सेंचुरी का बात है, जो डबल एंट्री सिस्टम का बात है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट उसके बहुत बाद आया, 1817 से 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी से सबसे ज्यादा वो देखने में लगा, और उसके बाद उसका मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है, उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगा, ठीक है, उसका डिमांड हाई होने लगा, और वो आगे आगे ग्रो करता गया, ठीक है। लेकिन पहले डबल एंट्री ही आया था, अगर ये पूछा जाए कि अकाउंट्स और कॉस्ट में कौन सा पहले आया था। अच्छा, अब देखो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे जो है इसका डिमांड, कॉस्टिंग का डिमांड और ज्यादा हुआ, बिकॉज डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा इस वजह से, ठीक है। और इस समय जैसे कि मैंने बोला, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे प्रोडक्ट कौन खरीद रहा था? गवर्नमेंट खुद खरीद रही थी, ठीक है। और कैसे करके खरीद रही थी? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक गाड़ी चाहिए सरकार को, ठीक है। तो जो भी गाड़ी बना रही है कंपनी, उनको जाके उनको बोलना है कि भाई मुझे इतने सारे गाड़ी चाहिए, या जो भी प्रोडक्ट, तो ये गाड़ी बना हुआ था तो हम बता रहे हैं। तो अब मान लो इनको क्या करना है, मतलब गवर्नमेंट कैसे पे करेगी इनको पैसा? तो क्या कंसेप्ट था कि इनको पहले अपना कॉस्ट बताना है कि ऐसे गाड़ी बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। मान लो लगेगा 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए लगेगा। अब ये 2 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 2 लाख। अब देखो, अगर 2 लाख ही लगेगा, कोई थोड़ी ना 2 लाख में बेच देगा, तो फिर वो कमाएगा क्या? वो तो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो उसे तो प्रॉफिट ऐड करने के लिए मतलब स्पेस देना पड़ेगा ना, तो फिर कॉस्ट बताओ और फिर उसमें जो भी प्रॉफिट है वो ऐड करके बताओ कितने में बेचोगे, ठीक है। तो वही होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ऑन दैट मोमेंट प्रोडक्ट वगैरह खरीदा जाता है। तो पहले कॉस्ट बता दो,
फिर उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके प्रोडक्ट बेचा जाता था। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है आ, ये जो 20th सेंचुरी में इसके बाद क्या हुआ पता है? देखो 20th सेंचुरी में जो डिफेंस पर्सोनेल एम्प्लॉय थे, ठीक है, उन्हें इंडिया में कोलकाता में भेजा गया, ठीक है। इस वजह से अगर तुम लोग देखोगे कि बाकी सारे इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस दिल्ली है, ठीक है, लेकिन जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है उसका हेड ऑफिस। तो अभी हेड ऑफिस का नाम है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है ICMAI, करेंटली ये नाम यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो नाम यूज होता था, अगर तुम लोगों ने सुना है, ICWAI, ये वाला नाम यूज होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये नाम यूज होता था, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि डिफेंस पर्सोनेल को इंडिया में कोलकाता में भेजा गया था, इसी वजह से जो है ये जो कॉस्टिंग का जो हेड ऑफिस है वो हमारे यहाँ पर कोलकाता में है। लेकिन बाकी सबका, जैसे कि सीए का, सीएस का, ये सब जो है दिल्ली में है, ठीक है। तो ये जस्ट इससे अगर छोटा मोटा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वो बताने के लिए, मतलब अगर पूछ ले तो तुम लोग बता सकते हो। तो ये थोड़ा एक इंट्रो, या आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री कैसे करके कॉस्ट का कंसेप्ट आया, वो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कॉस्ट का ना कोई लॉ नहीं है, ठीक है। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हो तो अकाउंट्स का भी लॉ होता है, जैसे एएस वगैरह, तो वो भी लॉ जैसा ही है लगभग, ठीक है, कि ऐसे करना है वैसे करना है। और लॉ का तो होता ही है, टैक्स में लॉ होता है। लेकिन ये जो कॉस्ट है ना, इसमें कोई लॉ नहीं है कि जिसके हिसाब से हम लोग सोचे कि ये ठीक है ये गलत है। समय के साथ साथ इसमें अलग अलग टर्म्स जो है वो जुड़ते गए, अलग अलग टेक्निक जो है वो जुड़ते गए, और हमें यहाँ पर कोई लॉ नहीं पढ़ना पड़ता है कॉस्ट में कि ये रूल्स रेगुलेशंस है। हमें कॉस्ट में पढ़ना पड़ता है टर्म्स और टेक्निक, ठीक है। तो कॉस्ट में, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लॉ नहीं होता है, ठीक है। जो पढ़ना होता है वो टर्म्स, जो कि समय के साथ साथ अलग अलग टर्म्स लाए गए, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, ठीक है, मेन कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोला गया। इसके अलावा भी तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी कॉस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट होता है, वर्क्स कॉस्ट होता है, कॉस्ट अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि उसके नेचर के हिसाब से होता है, लाइक वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, ठीक है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये सारे टर्म्स समय के साथ साथ टर्म्स बने, ठीक है, टेक्निक कुछ लाया गया। तो यहाँ पर हमें ये टर्म्स, टेक्निक, यही सब पढ़ना पड़ेगा। लॉ यहाँ पर हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लॉ या रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, तो इसीलिए इसमें हम लोग वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं कि ये गलत है कि सही है, अरे लॉ में तो ये लिखा हुआ है, कॉस्ट वाले लॉ में नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट का कोई लॉ नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गया जस्ट हम लोग का इंट्रो। अब हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बोला, हम लोग को यहाँ पर टर्म्स टेक्निक पढ़ना पड़ता है, तो ये टर्म्स पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म कॉस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट ही पढ़ेंगे, कि कॉस्ट ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब होता है रिसोर्स, रिसोर्सेस गिव अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज। ये तो है ही। और सीमा लंदन, ठीक है, सीमा लंदन के हिसाब से एक डेफिनेशन है, वो भी हम बता देते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में एक्चुअल और नोशनल, इनकर्ड ऑन
और attributable to a specific, सॉरी स्पेसिफाइड लिखो, स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। तो ये पहले समझ लो कि कॉस्ट का मतलब क्या है। तो देखो, पहले मैंने नॉर्मल जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लिखा है कि रिसोर्सेस गिव अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस। ठीक है, ये मेन होता है कॉस्ट का। सिंपल बात ये होता है, जैसे कि तुम लोग अगर कोई भी सर्विस ले रहे हो, ठीक है, जैसे मेरे से सर्विस ले रहे हो, तो उसके लिए तुम लोगों ने कुछ ना कुछ रिसोर्स गिव अप किया है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्स जिसने भी गिव अप किया है सर्विस लेने के लिए, वो तुम लोग का कॉस्ट हो जाएगा। या फिर देखो, तुम लोगों ने मान लो अभी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, तो एक कॉपी परचेस किया है, तो एक कॉपी जो परचेस किया है, ठीक है, इसमें लिख रहे हो, तो ये खरीद के लेके आए कि हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ये मान लो आया कॉपी 50 रुपीज का। ठीक है, तो ये 50 रुपीज तुम लोगों ने गिव अप किया ये कॉपी परचेस करने के लिए, या कोई बुक परचेस करने के लिए, या मान लो एक कैलकुलेटर परचेस करने के लिए, या फिर फोन खरीदा। बहुत सारी चीज तो खरीदते हैं, हमें तो जरूरत होता है। या फिर घर पे फ्रिज है, टीवी है, एसी है, जिसका पास जो भी है, लैपटॉप है, जो भी खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स तो गिव अप करना पड़ रहा है। जैसे कि ये बुक खरीदने के लिए 50 रुपीज गिव अप करना पड़ा। या फिर कहीं कोई सर्विस ले रहे हो, जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हो, लॉयर के पास जा रहे हो, टीचर के पास जा रहे हो, ये लोग तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम लोग जो रिसोर्स गिव अप कर रहे हो वो तुम लोग का कॉस्ट होगा। ठीक है, ऐसे मान लो तुम लोगों ने कोई एक छाता खरीद लिया, ठीक है, ये मान लो छाता खरीदा, ठीक है, ये 200 रुपीज का छाता खरीदा। तो ये जो 200 रुपीज पे किया, ये तुम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो भी हम लोग रिसोर्स गिव अप कर रहे हैं और बदले में जो गुड्स या सर्विस ले रहे हैं, वो मेरा कॉस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सीमा लंदन के हिसाब से जो बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। ठीक है, अब मान लो कि ये छाता या बुक जो भी, देखो, ये किसी ने बनाया होगा, ठीक है, मतलब किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ बात रिलेटेड ज्यादा है ना। तो देखो, किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, तो ये छाता जिसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसका क्या क्या खर्चा लगा हुआ है इस छाता को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस पे जो मान लो कपड़ा लगा हुआ है वो, ठीक है, वो मान लो कुछ एक अमाउंट मान लेते, वो मान लो लग जा रहा है 50 रुपीज का। ठीक है, इसमें जो भी मेटल लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब वो जो स्टिक होता है ना, ये सब, ठीक है, या फिर ये डंडी जो भी देख रहे हो, ये मान लो है 70 रुपीज का। ठीक है, और कुछ और खर्चा लिख देते हैं, वो मान लो है हम लोग का, मैंने इसका 200 रखा है, तो फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम इतना 80 करना पड़ेगा, हाँ, तो 200। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया 200 रुपीज। तो ये छाता बनाया जिसने, ठीक है, छाता बनाया यानी जिसने ये छाता प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो उसका खर्चा क्या हुआ, ये कपड़े के ऊपर 50, मेटल जो भी स्टिक वगैरह लगा हुआ है, या जो भी मटेरियल्स लगता है, ठीक है, और कुछ अलग खर्चे मिला के, जैसे कि लेबर का खर्चा, क्योंकि कोई तो इसे बना रहा होगा, तो ये सब मिला के जो खर्चा लग रहा है, तो ये एक्चुअल, ये क्या है, इतना खर्चा लगा। नोशनल भी समझाते हैं क्या होता है, इतना खर्चा लगा। ये तीन खर्चा देख रहे हो, मैंने ये तीन खर्चा अपने मन से ही ऐसे लिखा। अब छाता बनाने के लिए कुछ और भी लग सकता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी खर्चा लग रहा है बनाने के लिए, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी इनकर्ड हुआ है, ठीक है, या फिर एट्रीब्यूट इस छाते के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी यहाँ पर जो है छाता बनाना हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इस छाते को बनाने का खर्चा। तो ये हो गया जो इस छाते को बना रहा है उसके लिए उस छाते का कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए उस छाते का कॉस्ट इतना हो गया। अच्छा, अब जैसे कि देखो कि नोशनल का मतलब क्या होगा। नोशनल का मतलब ये है कि अगर हम लोग छाता बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर छाता बनाने में हमें एक टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। अगर यही टाइम हम लोग किसी और जगह पे लगाते हैं, तो मान लो वहां से हम लोग जो है अर्न कर पाते 25 या फिर मान लो 50 रुपीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब जैसे अभी देखो तुम लोग पढ़ रहे हो, तो दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है,
पढ़ रहे हो तो दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हो ना, वैसे ही जैसे मान लो हम पढ़ाते हैं तो हम जॉब नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम जॉब करते तो कितना कमा लेते, वो वैसा चीज हो गया कि अगर ये छाता नहीं बनाते तो वो टाइम कहीं और देते तो कितना कमाते, तो मान लो वहां 50 रुपीज और कमाते। तो इसको बोलते हैं नोशनल, मतलब ये इस चीज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम जॉब का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब वो कॉस्ट के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वो मेरा चॉइस है ऐसा मत समझो, ठीक है। ये कॉस्ट को समझाने का तरीका है कि इसका मतलब ये चीज सैक्रिफाइस हो रहा है। जैसे कि तुम लोग पढ़ रहे हो तो अभी मान लो टीवी देखना सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो क्या ये सैक्रिफाइस है? वो तो तुम लोग मतलब ये समझाने का बात है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये 50 रुपीज सैक्रिफाइस कर दिया इसने, ठीक है, जिसने ये छाता बनाया, कि देखो मैंने 50 रुपए कम कमाए, क्योंकि मैंने ये 50 रुपए इसलिए नहीं कमा पाए क्योंकि हम छाता बनाने में लगे हुए थे, ठीक है। तो एक ही समय पे दो काम तो कर नहीं सकते। तो अब द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल ये है, और नोशनल क्या है कि अगर हम ये अ, छाता नहीं बनाते तो हम और 50 रुपीज कमाते, तो यहाँ और 50 एड ऑन हो जाएगा और हम बोलेंगे इस छाते का कॉस्ट हो जाता है 250। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर चाहे वो एक्चुअल हो या नोशनल हो, वो दोनों ही ऐड ऑन करना पड़ेगा इनके डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म है कि कैसे किसने किस चीज को कैसे डिफाइन किया, जैसे कि कॉस्ट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये छाता खरीदने जाते हैं मार्केट में, मान लो ये छाता मिलता है 300 रुपए का, ठीक है, ये बढ़ा दिया मैंने क्योंकि अगर मेरा कॉस्ट ही इतना हो जा रहा है, या तो 200 या तो 250, तो उस केस में प्रॉफिट लगने के बाद छाता बिकेगा ना। तो अगर मैंने ये छाता खरीदा तो मेरे लिए रिसोर्स गिव अप कितना होगा, 300, ठीक है। तो वो मेरा कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन बनाने वाले को 300 पड़ा थोड़ी ना है, उसको कम ही पड़ा होगा, उसने तो प्रॉफिट लगा के बेचा है मुझे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर हम सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट दिखाते हैं तो ऐसे, और अगर नोशनल कॉस्ट का बात करें तो उसका कंसेप्ट ये हो जाता है। नोशनल कॉस्ट का मतलब अगर हम ये काम नहीं करके दूसरा कोई काम करते तो उसमें जो अर्न करते, जो कि हम नहीं कर पा रहे, वो मेरा सेक्रीफाइस है, तो उसको भी हम यहाँ पर एड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट का कंसेप्ट, कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। अच्छा, अब कॉस्ट जो टर्म है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है, नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग जो है वो एक टेक्निक है, ठीक है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो कॉस्ट को असर्टेन करने का जो टेक्निक या प्रोसेस यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है कॉस्टिंग। जैसे कि देखो अभी मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि इस पे 50 रुपीज का कपड़ा लगा है, ठीक है, मेटल जो है 70 का, दूसरा खर्चा 80 रुपीज का। तो ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, किसी ना किसी तरीके से तो फाइंड आउट किया होगा कि ये 50 है, ये 70 है, ये 80 है, ठीक है। तो जिस भी प्रोसेस या टेक्निक का यूज करके मैंने ये कॉस्ट फाइंड आउट किया है, उस टेक्निक या प्रोसेस को ही बोला जाता है कॉस्टिंग, ठीक है। तो कॉस्टिंग का मतलब ये हो गया ना कि ये किसी प्रिंसिपल या रूल्स पे बेस्ड होगा कि हाँ ये चीज को फॉलो करके हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका कॉस्ट इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग होगा। जैसे कि कोई इंडस्ट्री कोई छाता बना रही है, कोई बुक बना रही है, ठीक है, कोई मान लो बेकरी चलाती है, ठीक है, कोई मान लो कुछ और चलाता है। तो इंडस्ट्री तो बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। कोई मान लो प्रोडक्ट ही नहीं बनाता है, वो सर्विस बेचता है, तो भी तो वो अपना कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। जैसे देखो तुम लोग ट्रेन में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, ऑटो में चढ़ते हो, तो वो लोग तो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी तो अपना कॉस्ट निकालते हैं कि भाई मेरा इतने दूर इस पैसेंजर को लेके जाने का खर्चा इतना है, प्लस उसमें प्रॉफिट लगा के इतना होगा। तो बस में जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग रूट पे जो भाड़ा होता है, ठीक है, अगर तुम लोग कोई
मतलब ऑटो में चढ़ते हो तो वहां भी तो अलग अलग होता है ना कि इतना दूर जाने का इतने रुपए, इतना दूर जाने का इतने रुपए, तो वो भी तो अपना कॉस्ट निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट जो बेचते हैं वही अपना कॉस्ट निकालते हैं, सर्विस जो बेचेंगे वो भी अपना कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जो सर्विस प्रोवाइड करता है उनका टेक्निक अलग होगा। अब सर्विस में भी अलग अलग होगा, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देते हैं उनका अलग होगा, कोई होटल सर्विस देता है उनका अलग होगा, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है उनका अलग होगा, तो उसमें भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट में भी तो अलग अलग प्रोडक्ट है तो अलग अलग तरीके का टेक्निक यूज होगा। अब सेम प्रोडक्ट में भी अलग टेक्निक यूज हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि इसमें कोई लॉ नहीं होता है कि आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। आपको अपना कॉस्ट फाइंड आउट करना है, आप कितने अच्छे तरीके से करते हो वही जो है मेन बात है। क्योंकि कॉस्ट को सही नहीं निकालेंगे तो फिर प्रोडक्ट को सही दाम में मार्केट में बेच नहीं सकते, और इतना कंपटीशन है अभी। तो क्या अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को हाई मतलब हाई सेलिंग प्राइस में रखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, लो में रखेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, प्राइस कम रखा है तो लोग खरीद तो लेंगे, लेकिन लो प्राइस में बेचने का जो कैपेबिलिटी है वो भी तो लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ेगा। आज मैंने सस्ते में बेच दिया, कल महंगा कर दिया तो भी कोई नहीं खरीदेगा। कोई भी चीज का तो एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आज मैंने कम कर दिया कल अचानक से ज्यादा कर दिया, तो वो भी तो नहीं चलेगा। तो कॉस्ट से ही कैलकुलेट करने आना बहुत जरूरी है। अगर कॉस्ट से ही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इतना जो मार्केट में इतना कंपटीशन है, ठीक है। अब मोनोपोली बोल के तो बहुत कम होता है ना कि भाई मेरा ही मोनोपोली है, मेरा मेरा जैसा मन चाहे हम हाई रेंज में बेच देंगे, लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, कहीं और मिलेगा नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट अब और नहीं रहा कि कहीं और मिलेगा नहीं, बहुत कम प्रोडक्ट के लिए ऐसे होता है। बाकी अवेलेबिलिटी हजारों लाखों है, ठीक है। तो फिर हमें अपना कॉस्ट बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने आना चाहिए। जब तक कॉस्ट सही कैलकुलेट नहीं होगा हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केटेबल नहीं बना पाएंगे। अब जैसे टेक्निक का अगर एग्जांपल दें, ये कॉस्टिंग का मतलब, कॉस्टिंग तो एक टेक्निक है। तो देखो ये जैसे कि जॉब कॉस्टिंग होता है, जॉब कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी जॉब का कॉस्ट। अब ये जॉब क्या होता है, जॉब का मतलब होता है कि जब कोई कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कुछ बना के रेडी करके देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो, जैसे तुम लोग अगर कोई रेडीमेड कपड़ा खरीदते हो, मतलब रेडीमेड जो भी तुम लोग जो है अपना क्लोथ्स खरीदते हो, तो जब रेडीमेड खरीदने जाते हो तो थोड़ी ना हमारे मेजरमेंट के हिसाब से एग्जैक्टली कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। तो कुछ साइजेस रहते हैं, लाइक एस हो गया, एम हो गया, एल हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, तो जो हमें सूट करता है तो हम लोग वो ले लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट हमारे मेजरमेंट के हिसाब से कुछ नहीं बना हुआ होता है, वो कुछ नॉर्मल मेजरमेंट होता है कि हाँ इस साइज के लोग होते हैं, ये साइज तो ऐसा ऐसा हुआ तो सामान बिकेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बिकेगा। लेकिन अगर हम लोग टेलर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, एग्जैक्ट हमारे मेजरमेंट के हिसाब से बना के देता है, तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, तो उसे बोलते हैं हम लोग जॉब कॉस्टिंग, कि जैसा बोलेगा वैसा बना के दे दिया जाएगा, मतलब कस्टमाइज करके, ठीक है। अब यही जॉब कॉस्टिंग अगर ह्यूज क्वांटिटी में डिमांड आता है किसी के पास, ठीक है, जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे मॉल में जाते हो तो जो भी कपड़े रहते हैं, ठीक है, तो वो भी तो कोई टेलर ने ही बना के दिया है ना। तो जैसे एस साइज का बहुत सारा है तो वो भी एक जॉब हो गया, लेकिन वो एक क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है, वो बहुत सारे क्वांटिटी में है। तो तब हम लोग उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। मतलब जब जॉब का डिमांड ह्यूज क्वांटिटी में आ रहा है, कि हम जाके टेलर को ये नहीं बोल रहे कि मुझे ये एक इससे एक पीस ड्रेस बना के दीजिए, ऐसा नहीं। जब मतलब दूसरा इंडस्ट्री टेलर के पास जाता है बहुत सारा डिमांड लेके कि मुझे जैसे मान लो मॉल में जो भी कपड़ा रखना है तो वो भी तो कोई ना कोई बना रहा है, ठीक है, तो हम लोग जाके बोल रहे हैं कि ये एस साइज का इतना सारा बना के दीजिएगा, एम साइज का इतना, तो वो टेलर के लिए वो जॉब ही है, ठीक है, क्योंकि वो उनके डिमांड के हिसाब से बना के देगा, क्वांटिटी इतना इतना इतना, ठीक है। तो जब ये ह्यूज क्वांटिटी में बना के दे रहा है, जैसे कि एस साइज का मान लो 1000 पीस बना के दे रहा है, तब हम लोग उसे बोलेंगे बैच कॉस्टिंग, बैच में हो रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पर बैच कॉस्टिंग, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। जब हम लोग बैच में प्रोडक्शन करते हैं, सिंगल क्वांटिटी में नहीं, बैच में प्रोडक्शन करते हैं, तब हम लोग उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। फिर
और भी होता है, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, टेक्निक में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, और भी बहुत सर्विस कॉस्टिंग होता है। ठीक है, जैसे जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो अपना कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसे बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है, अब सर्विस का जैसे मैंने बोला, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नॉर्मली जैसे कि जो काम करने में मान लो 2 3 4 साल लग सकता है, 4 5, ठीक है, जैसा लगेगा, मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, हम ऐसे 4 5 10 ऐसा नहीं बोल सकते, मोर देन 1 ईयर लग जाता है। जैसे कि मान लो रास्ता बनाना, ठीक है, पुल बनाना, ठीक है, ये इस तरीके का चीज जिसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद एक टाइम लग जाता है, तो वो लोग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि भाई ये चीज बना के हम लोग दे देंगे। नॉर्मली मोर देन 1 ईयर होता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करता है। अगर विद इन 1 ईयर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जरूरत नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जैसे कि रास्ता बना के देना, ब्रिज बना के देना, ठीक है, ये सारे चीज, या फिर कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, 20 तल्ला 40 तल्ला, ठीक है, तो वो सब बनाने में समय लगता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो वैसे जो काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। तो बेसिकली देखो, कॉस्टिंग का मतलब यही हो गया कि जो भी हम बना रहे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने में या प्रोड्यूस करने में मेरा कितना खर्चा लग रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए जो टेक्निक का यूज करेंगे उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। और इस टेक्निक को कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स के हिसाब से हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। वो रूल्स प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग करोगे जिनका है, ठीक है, सबका नहीं है, जॉब कॉस्टिंग करोगे तब देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या रूल्स या प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, कि पहले प्राइम कॉस्ट लिखा जाता है, फिर ये लिखा जाता है, फिर वो लिखा जाता है, इस तरीके से। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखा है तो उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बोला था जब हिस्ट्री बता रहे थे कि कॉस्ट का कंसेप्ट कैसे आया, तब मैंने ये भी बोला कि देखो फिजिकल स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड क्या बोलते, कहाँ चला गया, ये रहा, कॉस्ट स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ट्रांसफर किया। मतलब इस चीज को बनाने में कितना खर्चा लग सकता है इसका एक एस्टिमेशन, जैसे कि वो गाड़ी का दिखा है, तो यहाँ पर भी वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, ये प्रोडक्ट के लिए नॉर्मली होता है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारा कितना खर्चा हो सकता है उसका पहले से जब हम लोग एक एस्टिमेट बना लेते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर एक्चुअली में कितना खर्चा लग रहा है वो देखते हैं, फिर दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोगों ने जो सोचा था उससे कितना अलग हुआ, क्या हम लोगों ने जो खर्चा सोचा था उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ। तो ये जो प्रोसेस है वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, वो हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो देखो, अकाउंटिंग जो वर्ड है ना इसका मतलब क्या होता है पता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग, जैसे तुम लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, तो इसका मतलब फाइनेंस यानी कि मतलब फाइनेंस रिलेटेड जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब कॉस्ट रिलेटेड रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब कॉस्ट क्या है वो तो देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब किसी चीज को, किसी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए अगर हम लोग कुछ रिसोर्सेज गिव अप कर रहे हैं वो मेरा कॉस्ट है। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है, कुछ बना के बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस बेच रहे हैं, तो उसको उस सर्विस को प्रोवाइड करने में, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा कॉस्ट लगता है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वही हम लोग का कॉस्ट होता है। ठीक है, तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब यही हो गया उस वो सारे कॉस्ट को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट्स का ही मतलब रिकॉर्डिंग का ही एक स्पेशल ब्रांच हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है,
कॉमा दे देते हैं यहीं पर। फॉर ascertaining the cost starts with recording of income and expenditure and ends with preparation of report। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, ये अकाउंटिंग का ही एक स्पेशल ब्रांच है। इससे हम लोग कॉस्ट को एसर्टेन कर पाते हैं। अब ये कैसे हम लोग करते हैं, बोल रहे हैं कि स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम, तो हम लोग इनकम का रिकॉर्डिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर का रिकॉर्डिंग करते हैं और लास्ट में रिपोर्ट बना लेते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली बोल सकते हो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये क्या क्या चीजों को फॉलो करेगा, जैसे अकाउंट्स में होता है ना क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये पॉइंट भी ऐड ऑन कर सकते हो। इट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन। जैसे देखो अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन करते हो ना, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल, कौन सा जो है पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मान लो नेचर के हिसाब से हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अगर फंक्शन के हिसाब से हुआ तो फैक्ट्री एक्सपेंडिचर है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एलिमेंट के हिसाब से हुआ तो क्या मेटेरियल का खर्चा है कि लेबर का खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। जैसे अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है कि भाई रियल अकाउंट है कि मतलब एसेट्स है कि लाइबिलिटी है, ठीक है। या फिर इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, वैसा ही। तो क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, एक्यूमुलेशन में हेल्प करता है, असाइनमेंट में हेल्प करता है और कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोल तो होगा ही, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से रहा तो कॉस्ट कंट्रोल होगा। जैसे कि देखो मैंने ये छाता बनाने का खर्चा अगर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है तो नेक्स्ट बार जब हम फिर से प्रोडक्शन करेंगे तो मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि इतने का ये चीज आया था, इतने का ये चीज आया था, इतना ये खर्चा हुआ था और मैंने इस तरीके से ये असर्टेन किया था। तो हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है, अगर लास्ट टाइम मेरा 200 का कॉस्ट लगा था तो इस बार भी 200 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। मुझे कोशिश करना है कि अगर उससे कम कर पाए तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि मुझे कंपटीशन में टिकना है ना, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो हम कंपटीशन में कैसे आएंगे। अगर बाकी लोग अपना कॉस्ट कम, क्योंकि कॉस्ट कम करने के पीछे पड़ना होता है, ठीक है, कॉस्ट को बढ़ाना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे अभी मान लो कि मार्केट में किसी चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब मेरा कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होता है ना, मेरा अकेले का नहीं सभी का बढ़ेगा। लेकिन अगर मेरे ही कोई प्रॉब्लम के वजह से, जैसे मान लो कहाँ सस्ते में मेटल या कपड़ा मिलेगा उसका हम दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है, और महंगा खरीद के लेके आ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो है ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कौन सा चीज सस्ते में मिलता है, प्रॉपर मार्केट से जाके ला रहे हैं जहां सस्ते में मिलेगा, ठीक है। अब ज्यादा परचेस करने से कम रुपीज में मिल जाएगा। अगर हम लोग ये सब नहीं ढूंढेंगे तो हम लोग अपना कॉस्ट कट नहीं कर पाएंगे। तो कॉस्ट तो कट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब करने से नहीं होगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो जाएगा तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं बिकने वाला, ठीक है। तो कॉस्ट को हमें हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर रिड्यूस ना भी कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल में तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसके बाद पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी।
कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों कंसेप्ट को अगर हम लोग मिक्सड अप कर देते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्टिंग का मतलब क्या था? वो टेक्निक जिसको फॉलो करके हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट कर पाएंगे, और उस फाइंड आउट किए गए कॉस्ट को जब हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये दोनों चीज का जब एप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो बन जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, तो वही लिखो कि ये एप्लीकेशन है कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन एप्लीकेशन of costing and cost accounting for cost control and ascertainment of profitability। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या हो जाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंसी कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दो चीज जो है इसका जब हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। और ये एप्लीकेशन हमें क्या चीज का बेनिफिट देता है? प्रॉफिट फाइंड आउट करने में बेनिफिट देगा और कॉस्ट को कंट्रोल रखने में हमें बेनिफिट देगा। जैसे कि मैंने बोला, देखो मैंने कॉस्ट निकाल लिया फिर इसका रिकॉर्ड कर लिया, तो मेरे पास ये अगर चीज अवेलेबल है तो हम अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रख सकते हैं और प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट इस प्रोडक्ट को बेच के कितना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इट इज ए साइंस। तो ये दोनों चीज का एप्लीकेशन करना एक साइंस है, एक आर्ट भी है। ठीक है, और प्रैक्टिस भी है। ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का फॉलो करने का मतलब जो हो गया कि ये ये दोनों चीज का फॉलो करने से ये क्या बन रहा है? ये एक साइंस भी हो रहा है, ये आर्ट भी हो रहा है, ये प्रैक्टिस। ये साइंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लिए हमें एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि देखो जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि किस तरीके से कॉस्टिंग करना है, मतलब कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, फिर उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ये क्या है, मुझे इसका एक नॉलेज होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें फिर साइंस कंसेप्ट आ गया कि भाई मुझे एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, तो इसीलिए ये एक साइंस हो गया। ये आर्ट क्यों हो गया? क्योंकि इसमें स्किल का भी जरूरत है। ठीक है, तो रिक्वायर्स स्किल। ठीक है, और ये हमें कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। अगर हम लोग इंडस्ट्री है तो ये हमें कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि मुझे नॉलेज और अपना स्किल अप्लाई करके कॉस्ट अकाउंटेंसी फॉलो करना है। यानी मुझे कॉस्टिंग करना है और कॉस्ट का अकाउंटिंग भी करना है, यानी मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है फिर उसका रिकॉर्डिंग करना है, जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक नॉलेज के साथ, एक स्किल के साथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ ही पॉसिबल है। इसीलिए ये कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है और एक प्रैक्टिस भी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, अच्छा इसके बाद कॉस्ट यूनिट, नेक्स्ट जो टर्म पढ़ेंगे वो है कॉस्ट यूनिट। ठीक है, अब हम लोग जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका यूनिट भी हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, यूनिट जैसे देखो मार्केट में जाके बोलोगे मुझे कोई भी वेजिटेबल, मान लो तुम लोग बोल रहे हो मुझे
टमाटर खरीदना है। अब जाके बोलोगे सब्जी वाले को कि टमाटर दे दीजिए, तो वो तो पूछेगा ना कितना, तो कितना जब बताओगे तो कैसे बताओगे कि 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, कुछ तो बताना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज मार्केट में खरीदने जाओगे तो हमें तो उसका क्वांटिटी बताना है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे मुझे एक कैलकुलेटर, मुझे कैलकुलेटर दीजिए, तो कितने सारे कैलकुलेटर, एक दो कितना चाहिए, ठीक है। पेन, तो पेन कितने सारे पेन चाहिए, तो कॉस्ट जो है वैसे ही जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी यूनिट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हर एक कॉस्ट का एक यूनिट होना चाहिए। जैसे सीमेंट जो प्रोडक्शन करता है, जो भी इंडस्ट्री, उनके लिए यूनिट होता है टन। केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो लीटर, ठीक है। डॉक्टर अगर कोई है, मतलब सर्विस सेक्टर में बोल रहे हैं, उनके लिए यूनिट क्या होता है, पर पेशेंट, ठीक है। ऐसे होता है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उनके लिए जो भी व्हीकल वो प्रोड्यूस करे वो होता है नंबर में, ठीक है। तो कॉस्ट यूनिट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम बोलेंगे नहीं मार्केट में जाके कि मुझे कितना किलो कौन सा सब्जी चाहिए, तो फिर बेचने वाला मुझसे कितना पैसा ले, मुझे तो पहले बताना पड़ेगा मुझे 1 किलो लेना है, तो वो तो 1 किलो का पैसा लेगा ना। मुझे अगर 250 लेना है तो 250 का लेगा। तो वैसे ही प्रोड्यूस जो कर रहे हैं कि भाई मैंने कितना सारा चीज प्रोड्यूस किया, मुझे वही पता नहीं है, तो फिर हम कैसे करके उसका कैलकुलेशन करेंगे उसका कॉस्ट। तो यूनिट होना चाहिए, और यूनिट जो है प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से वेरी करता है। जैसे ये तो नॉर्मल बात है, ये तुम लोग को पता ही होगा, लिक्विड है तो लीटर होगा, ठीक है। सॉलिड आइटम है तो टन होगा, किलो होगा, ग्राम होगा, ठीक है। लीटर जो है लिक्विड में ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जो तेल वगैरह है, सरसों तेल, वो भी तो किलो में होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जैसा यूज होता है उस तरीके से यूनिट डिफाइन होता है। इट इज a unit of product or service or time or combination of these in relation to which cost may be ascertained or expressed। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने इतना सारा एग्जाम्पल बोला, तुम लोग लिखो। ऑटोमोबाइल बोला, नंबर, टन, पर बैग, ये स्लैश जो है ये पर हो गया। अगर तुम लोग चाहो तो लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। और केमिकल, लीटर पर गैलन, डॉक्टर पर पेशेंट। देखो तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हो गया, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सप्रेस। मतलब हम लोग जो भी देखो अगर हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट, या अगर हम लोग सर्विस बेच रहे हैं तो सर्विस, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, सर्विस बेच रहे हैं तो सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो फिर जिस यूनिट में करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट यूनिट, ठीक है। वही हो जाएगा जो प्रोडक्ट का जो यूनिट मानेंगे या फिर सर्विस का जो यूनिट मानेंगे, वही हम लोग का हो जाएगा कॉस्ट यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने 100 नोटबुक्स बनाए, ठीक है, 5,000 रुपए खर्चा करके, तो एक एक नोटबुक का खर्चा कितना हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मान लो किसी ने
100 नोटबुक प्रोड्यूस किया, तो ये प्रोडक्ट हो गया, नोटबुक तो प्रोडक्ट होता है ना, जिसमें उसका कॉस्ट लगा 5000। तो अगर मुझे पूछा जाए तो एक एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, तो हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 50, ठीक है। तो 50 हो गया मेरा नोटबुक का कॉस्ट। कैसे बोलेंगे, ₹50 पर नोटबुक, ठीक है, पर नोटबुक। तो यहाँ पर मेरा यूनिट क्या हो गया, पर नोटबुक, ठीक है, या फिर पर पीस, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ब्रिक्स का इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब ईंटा जहां बनता है, तो वहां पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, मतलब कॉस्ट यूनिट पर 1000 में होता है, ठीक है। जैसे होटल सर्विस है, चलो एक और सर्विस का दे देते हैं, उसमें हो जाता है पर रूम, पर रूम पर डे, ऐसे करके। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग किसी लोकेशन, ठीक है, या किसी पर्सन या किसी इक्विपमेंट का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देने से समझ जाओगे। इट मींस लोकेशन, पर्सन, इक्विपमेंट, ब्रैकेट में, और ग्रुप ऑफ देम फॉर विच cost is to be ascertained. It is used for cost control purpose. There are mainly two types of cost center. Personal cost center, impersonal cost center. Consist of person or group of person or group of persons. Consist of location, equipment, etc. ठीक है। देखो, कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है कि कॉस्ट सेंटर कोई लोकेशन भी हो सकता है, या फिर प्लेस भी लिख सकते हो, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या कोई मशीन हो सकता है। इक्विपमेंट का मतलब जैसे कोई मशीन जो हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का जब हम लोग कॉस्ट मतलब कॉस्ट सेंटर, यानी हम लोग बोल सकते हैं वेयर द कॉस्ट ऑकर, ठीक है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलो तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये हम ऐसे लिख देते हैं, देखो, कॉस्ट सेंटर मतलब हम लोग जहां कॉस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है,
वेयर द कॉस्ट ऑकर, ठीक है, जहां कॉस्ट जनरेट हो रहा है। जैसे कोई पर्सन, यानी मान लो कि मैंने किसी को किसी इंडस्ट्री में किसी लेबर को काम पे रखा गया, या किसी मतलब लेबर कैटेगरी हो, या फिर मतलब स्किल्ड पर्सन हो, या अनस्किल्ड हो, या सेमी स्किल्ड हो, तो हर तरीके के लोगों का जरूरत होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल्ड से काम चल जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सारे तरीके के चीजों को तो हम मानते हैं कि स्किल ही होता है, ठीक है। ये अनस्किल्ड क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है, कुछ और आता है, तो वो भी तो उसका स्किल है। बट जो भी हो, ऐसा बोला जाता है तो वो तो बोलेंगे हम, ठीक है, कि स्किल्ड, अनस्किल्ड और जो है सेमी स्किल्ड, तो जो भी है। तो बोल रहा है कि देखो, जहां जिस चीज का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे किसी पर्सन को हम लोगों ने जो है इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, तो उसको रखने का एक खर्चा है, क्योंकि उसको या तो सैलरी देते हैं, या वेजेस देते हैं, या जो भी देते हो, ठीक है। तो वो जो पे कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट। तो हम लोग उस पर्सन का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस पर्सन को हम लोगों ने जो काम पे रखा है, इसको पर्सन को रखने का हमारा खर्चा कितना है, तो वो हो गया मेरा वो पर्सन, तब मेरा कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। अब एक जन को भी रख सकते हैं, 10 जन को भी रख सकते हैं, इसीलिए ग्रुप ऑफ देम बोला है। तो पर्सन के केस में ये हो गया। जैसे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब जैसे मान लो मशीन्स का यूज हो रहा है, या कुछ और तरीके का चीजों का यूज हो रहा है प्रोडक्शन के केस में, तो उस मशीन को लगवाने का मतलब उस मशीन को यूज करने का तो हमारा एक खर्चा आएगा। पहले तो मशीन को खरीदो, अगर हम मशीन का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर उसे सेट करो, ठीक है। मशीन को तो एक जगह पे सेट करना पड़ेगा, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, या जो भी होगा, फिर उसे कोई एक ऑपरेट करेगा, तो वो मशीन को चलाने का जो खर्चा, तो इक्विपमेंट का खर्चा, ठीक है। या फिर हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, काम कर रहे हैं, लोकेशन, किसी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग काम करें, तो वो लोकेशन हो गया, प्लेस या लोकेशन। तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, उस लोकेशन के लिए जो खर्चा आ रहा है, तो वो मेरा हो गया कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब कोई लोकेशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर मेनली दो तरीके का हो सकता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब जहां पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे लिखा है पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। इम्पर्सनल मतलब जहां पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होगा, जैसे कि लोकेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया। जैसे और भी एग्जांपल अगर हम दें, जैसे मान लो कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कोई फर्नीचर बनाती है कोई कंपनी, ठीक है, फर्नीचर का फैक्ट्री है, तो वहां पर मान लो कटिंग डिपार्टमेंट है, पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट है। मतलब लकड़ी को काटा जाएगा, फिर उसे पॉलिश किया जाएगा, फिर उसे जोड़ के जो भी फर्नीचर का ऑर्डर आया वो बनाया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया हम लोग का, वो एक एक डिपार्टमेंट, तो वो लोकेशन हो गया ना, कि इस जगह पे कटिंग होता है, उस जगह पे पॉलिशिंग होता है, उस जगह पे असेंबली होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो हर एक डिपार्टमेंट आप देखो, लेबर भी काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकता है, मटेरियल का खर्चा हो सकता है। तो वो क्या हो गया, अब जैसे कि मान लो कटिंग डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनका उनको रखने का खर्चा, तो वो मेरा हो गया पर्सन, ठीक है। तो और कटिंग डिपार्टमेंट में जो मशीन लगे हुए हैं लकड़ी को काटने के लिए, वो मेरा हो गया इक्विपमेंट, ठीक है। तो मेन बात यही हो गया, देखो मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे दिया, मेन बात यही हो गया कि जहां पर कॉस्ट ऑकर हो रहा है, वहां का कॉस्ट जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। देखो जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं, फर्नीचर वाला तो बोला। एक कार फैक्ट्री हैज इंजन डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट। ये हर एक डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। ईच डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर एज cost are recorded separately। क्योंकि इस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग कैलकुलेट होगा, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग एक कॉस्ट सेंटर मानेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर मतलब जहां पर कॉस्ट इनकर्ड होगा, या फिर जिस चीज का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वही हम लोग का कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। अब
कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के लिए अगर हम एक एग्जांपल बनाए अभी, क्योंकि हम लोगों ने लगातार दो चीज पढ़ा, तो कॉस्ट यूनिट क्या होता है और कॉस्ट सेंटर, तो एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे हम लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक चेयर, वन चेयर अगर बोल रहे हैं तो वो मेरा हो गया कॉस्ट यूनिट, ठीक है, मैंने कितना चेयर बनाया, वन। और कॉस्ट सेंटर का मतलब असेंबली डिपार्टमेंट ऑफ द चेयर फैक्ट्री, ठीक है, जहां पर चेयर बन रहा है उस फैक्ट्री में जो असेंबली डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा कॉस्ट सेंटर, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए कि कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हो गया, जितना सारा चेयर बन रहा है, जैसे कि मैंने लिखा एक चेयर बन रहा है। अब कॉस्ट सेंटर कैसे हो गया, तो जहां उस ऑर्गेनाइजेशन में मान लो असेंबली डिपार्टमेंट है, वो मैंने असेंबली जो है एग्जाम्पल के लिए लिखा, तुम लोग कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। असेंबली के अलावा भी कुछ और हो सकता है, क्योंकि जैसे कि फर्नीचर का बात कर रहे हैं तो वुड कटिंग वाला डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कटिंग पॉलिशिंग, ठीक है। तो बात इतना है कि कॉस्ट यूनिट का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं कि कॉस्ट को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो यूनिट का यूज हो रहा है, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर का मतलब है जहां पर कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, वेयर द कॉस्ट ऑकर। और कॉस्ट यूनिट को अगर एक लाइन में यहाँ उसको भी हम लिखते हैं ऐसे करके याद रखने के लिए, यूनिट फॉर विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, मतलब जो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको जिस यूनिट में कर रहे हैं, जैसे गाड़ी बना रहे हैं तो नंबर में कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये टन पर बैग कर रहे हैं, तो यूनिट फॉर विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे बोला पर्सनल इम्पर्सनल दो तरीके का जो है हो सकता है, वो भी मैंने समझा दिया। पर्सनल का मतलब जहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होगा, इम्पर्सनल मतलब जहां पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट सेंटर इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसका क्या क्या कॉस्ट सेंटर हो सकता है, ठीक है, तो उसका एक हो सकता है मेनली जो है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है, जहां पर मेटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है, वो होता है प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। अब वहां का जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो वो हम लोग का हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। तो अभी जो बोला उसी चीज को हम लिख देंगे, इट इज ए कॉस्ट सेंटर। और ये कैसा कॉस्ट सेंटर है, इम्पर्सनल, ठीक है। इट इज ए कॉस्ट सेंटर क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का कॉस्ट कैलकुलेट करें। अब यहाँ पर जो इम्प्लॉय काम करे अगर उसका कॉस्ट निकालेंगे तो फिर पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। इट इज ए कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मेटेरियल is handed for conversion into finished goods. Here, both direct and indirect expenses are incurred. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें डिटेल्स हमें पढ़ना है कि डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है। फिर भी हम एक छोटा सा जो है एग्जांपल से बता सकते हैं कि डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है। जैसे कि देखो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये जैसे देखो ये अम्ब्रेला बन रहा है, छाता बन रहा है, ठीक है। इस छाता में 50 रुपए का कपड़ा लगा है, मेटल 70 रुपीज का लगा है, आइडेंटिफाई कर पा रहे इस छाते को देख
के, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट खर्चा, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मान लो कि स्टिक को सिलाई किया गया है, उसमें धागा लगा है, या जिस भी तरीके से, मान लो धागा से तो पहले होता था, तो मान लेते हैं कि धागा लगा है, ठीक है। तो ये जो खर्चा जो हम लोग आइडेंटिफाई इस जैसे मतलब हम ये देखो, मैंने मान लो एक पूरा बड़ा सा जो है क्या बोले मतलब, पूरा एक मान लो धागा का गुच्छा ही खरीद लिया कि बहुत सारे छाता बनाना है और उसमें हम लोग उस धागे से सिलाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर कितने रुपए का धागा यूज हुआ, या फिर मान लो जब ये छाता या अम्ब्रेला जो भी बोलो बन रहा था, ठीक है। तो मान लो लाइट का यूज हो रहा था, मतलब मान लो जो है फैक्ट्री के अंदर लाइट जल रहा था, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा था, तो इस छाते को बनाने में वो इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा हो, मतलब लाइट जल रहा था तो क्योंकि अंधेरा था तो लाइट जला के ही काम हो रहा था, ऐसा मान के चलते हैं। तो फिर वो लाइट के खर्चे को भी तो इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो खर्चा हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, वो भी तो मुझे कस्टमर से ही निकालना पड़ेगा वो खर्चा, ठीक है। तो अब जहां पर मान लो फैक्ट्री में जहां काम हो रहा है, फिर काम होने के बाद हम लोगों ने एक जो है क्लीन करने के लिए एक पर्सन को रखा है कि भाई ये आज का पूरा काम कंप्लीट हो गया, अब ये सब चीज उठाओ, उठा के ये पूरा जगह क्लीन कर देना, ठीक है। तो उसको उसका पेमेंट किया जाता है। तो वो जो पेमेंट होता है वो भी तो मुझे छाते के कॉस्ट में ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी तो मुझे अपने प्रोडक्ट बेच के ही निकालना है। हम अपने इंडस्ट्री में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे लोगों को रखेंगे, चाहे वो किसी भी काम के लिए रखे, चाहे वो प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड हो या ना हो, जैसे कि लोग तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं कि कैसे इस छाते का मार्केटिंग करना है, तो उनको भी तो हम लोग सैलरी दे रहे हैं, तो उनका सैलरी भी तो प्रोडक्ट बेच के ही निकालना है, तो वो भी मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो सब आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं होता है कि इस छाते में मार्केटिंग वाले को दिए गए खर्चे का कितना ऐड करें, या फिर जहां फैक्ट्री है वो रेंटेड जगह पे है, तो रेंट का खर्चा भी तो मुझे प्रोडक्ट में ऐड करना पड़ेगा। थोड़ी ना वो हम अपने घर से लेके आके देंगे कि भाई रेंट का खर्चा घर से लेके आके देंगे, वो तो छाते के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। तो ऐसा जो भी खर्चा है जो कि छाता देख के मतलब फिनिश्ड गुड्स को देख के इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कर सकते हैं हम लोग, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई करेंगे ही नहीं, करना तो पड़ेगा। रेंट का खर्चा भी ऐड करना है, मार्केटिंग एजेंट का भी खर्चा ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि खर्चा ऐड नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा ऐड करना है, रेंट का भी ऐड करना है। तो ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए एक टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है ओवरहेड। एक्चुअली इस तरीके के खर्चे को ओवरहेड बोला जाता है। तो ओवरहेड के खर्चे को कैसे प्रोडक्ट में अप्लाई करना है, उसके लिए जो चैप्टर होता है उसका नाम होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ते तब ये पता करते इस तरीके के खर्चे को कैसे प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करें, ठीक है। तो वो जिनका है वो करेंगे। बाकी यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चे का मतलब वही बात, जो खर्चा फिनिश गुड्स को देख के हम लोग बता नहीं सकते हैं कि इसमें कितना जो है एक यूनिट फिनिश गुड्स में वो खर्चा कितना लगा। जैसे मान लो फर्नीचर बना रहे हो, उसमें फेविकॉल का यूज हो रहा है, तो फेविकॉल मान लो एक बड़ा सा डिब्बा जो है 2 किलो 5 किलो का खरीद के लेके आ गया है, ठीक है। और जिसमें जिस फर्नीचर में जितना जितना लग रहा है उतना यूज हो रहा है, तो फर्नीचर देख के ये बता सकते कितने रुपए का लकड़ी लगा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता सकते कितने रुपए का उसमें फेविकॉल का यूज हुआ है, उतना आसान नहीं है बताना, लेकिन एक एस्टिमेटेड तरीके से निकाला जाता है और वो कॉस्ट भी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। तो जो खर्चा हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे तुम लोग टेलर के पास कोई ड्रेस सिलवा रहे हो, ठीक है, तो टेलर अपना जो कॉस्ट है मतलब अपना जो चार्ज है वो बता देगा कि इसको बनाने में हम इतने रुपए लेंगे, ठीक है। तो वो इतना रुपए जो जोड़ता है वो किस तरीके से जोड़ता है, अपने सारे खर्चे को सोच के ही जोड़ता है, ठीक है। अब जो फिर भी अगर उससे पूछोगे ना कि इसमें कितने रुपए का धागा लगा है, वो नहीं बता सकता है, ठीक है। उतना आसान नहीं है कि वो बता दे कि इसमें इतने रुपए का ही धागा लगा है। हाँ, अंदाजे से बता देगा क्योंकि एक्सपीरियंस है तो अंदाजे से बता देगा, लेकिन उतना आसान नहीं है। या फिर बोलेगा कि अगर आप रात को बैठ के सिल रहे थे, अंधेरा था, आपने लाइट का यूज किया, तो कितने रुपए का लाइट का खर्चा लगा इस ड्रेस पे, नहीं बता पाएगा, ठीक है। उतना आसान नहीं होता है। तो जो आसानी से नहीं बता पाएंगे वही हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो वर्ड आया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वही हम बता रहे थे कि तो बात हो रहा था प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पे, तो बोल रहा है
कि इट इज अ कॉस्ट सेंटर वेयर रॉ मटेरियल इज हैंडेड फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो प्रोडक्शन की जगह पे क्या होता है, रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होता है। तो जब हम लोग इस जहां पर ये रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होता है उस प्लेस का जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्चा लग जाता है। जैसे मैंने बोला फैक्ट्री रेंटेड है तो फिर वो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, ठीक है। तो या फिर मैंने एक क्लीन करने के लिए एक मान लो स्वीपर को रखा है कि भाई सारा काम हो जाता है तो उसके बाद ये क्लीन करना होता है, तो वो भी मेरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ऐसे सारे खर्चे को इनडायरेक्ट खर्चा बोला जा सकता है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट खर्चा। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर मशीन शॉप, इसका एग्जाम्पल देते हैं। मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप। तो देखो ये सब प्रोडक्शन सेंटर हो गया, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है? इट इज अ कॉस्ट सेंटर विच serves as an ancillary unit to a production cost center, ठीक है। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को स्मूथली रन करवाने के लिए सर्विस सेंटर रखा जाता है, ठीक है। अब इस सेंटर को रखने का एक खर्चा होगा, जैसे कि मान लो कि कॉलेज में अगर पढ़ते हो तो कॉलेज में मान लो कैंटीन है, ठीक है। तो कॉलेज में कैंटीन होना कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन हुआ तो अच्छा होता है, ठीक है। बाहर खाने जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर कैंटीन है, तो स्टाफ लोग मान लो वो कैंटीन में खा ले तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या किसी फैक्ट्री में है। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर का मतलब हो जाता है ऐसा कॉस्ट सेंटर जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का एंसिलरी पार्ट है, बट नेसेसरी नहीं है, लेकिन हुआ तो अच्छा बात है, उसे हम लोग स्मूथली अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है फैक्ट्री के थ्रू से सारे प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री में जो भी मशीन यूज होता है वो मान लो कभी कभार खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको मतलब जो सर्विस मतलब जो प्रोडक्शन का काम चल रहा है वो बीच में ब्रेक ना हो, उसके लिए हम लोगों ने जो है टेक्नीशियन रखे हुए हैं, ठीक है, कि ऐसा हुआ तो इनको लेके जाएंगे, ये ठीक कर देंगे ये चीज, ठीक है। तो उनको तो हम लोग बैठे बैठे ही सैलरी दे रहे हैं, क्योंकि कम मशीन खराब होगा तब जाके वो अपना काम करने वाले हैं। तो ये क्यों है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये इसीलिए ताकि हम लोग प्रोडक्शन को स्मूथली कर सके, बीच में ब्रेक ना हो, ठीक है। तो वही होता है मेरा सर्विस कॉस्ट सेंटर। तो सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोले तो पावर हाउस। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का पावर हाउस है, ठीक है, पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा, मतलब वर्कर लोगों को क्या पेमेंट करना है या ना करना है, ठीक है, मतलब किसको कितना पेमेंट करना है, किसने कितना घंटा काम किया है, ये सब के लिए हम लोग एक डिपार्टमेंट बना सकते हैं, जहां पर जिन लोगों को काम में इन्वॉल्व किया है वो लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि वर्कर का पेरोल क्या हो रहा है, ठीक है। तो पेरोल तो ये क्या, इससे हमें आसानी से पता चलेगा कि हम लोग कौन से वर्कर को क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ठीक है। किसने कितना दिन काम किया, कितने घंटे काम हुआ, और कितना खर्चा करके हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो ये हो जाता है सर्विस सेंटर, और इस सर्विस सेंटर को रखने का जो खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसके बाद पढ़ेंगे
रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब हो जाएगा ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस फॉर विच responsibility is assigned to a specific person। मतलब बिजनेस का कोई सेगमेंट में अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रख रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे मान लो किसी को स्टोर डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ठीक है, तो वो स्टोर डिपार्टमेंट या वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए इज इन चार्ज ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, तो स्टोर डिपार्टमेंट मेरा क्या हो गया, स्टोर डिपार्टमेंट मेरा बिजनेस का एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, फॉर विच रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ए स्पेसिफिक पर्सन, और स्टोर डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया गया है मिस्टर ए को, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। या फिर मिस्टर बी इज इन चार्ज ऑफ, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। इसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का मतलब वो बिजनेस का सेगमेंट जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज दैट इज कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। जैसे कि कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू, ये दोनों एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि देखो रेवेन्यू मतलब सेल, ठीक है, सेल से कॉस्ट को लेस करेंगे तभी ना मुझे प्रॉफिट पता चलेगा। जैसे मैंने छाता को बनाने का खर्चा हुआ मेरा 300 रुपए, 200 रुपए मैंने उसे बेचा जो है 300 रुपए में, ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू 300, कॉस्ट 200, अब इसका डिफरेंस ही हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, ठीक है, तो ए सेगमेंट ऑफ बिजनेस रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, अब इसका भी एक, जैसे कि इसको अगर सिंपल तरीके से हम लोग बोले तो प्रॉफिट सेंटर का मतलब हो जाता है ए पार्ट ऑफ बिजनेस दैट मेक्स प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस का वो पार्ट जो प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। अच्छा, अब जैसे कि देखो कि कोई एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका अलग अलग डिवीजन हो सकता है, मान लो एक बिग कंपनी है, ठीक है, जिसके अलग अलग डिवीजन है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है, कपड़े का भी है, क्लोथ्स डिवीजन, फर्नीचर डिवीजन, तो बड़ा कंपनी है, अलग अलग चीजों को बेचता है, तो हर एक डिवीजन क्या करता है, ये डिवीजन भी क्या करेगा, सेल करेगा प्रोडक्ट और अर्न करेगा पैसा, ठीक है,
ये वाला भी सेम, सेल करेगा प्रोडक्ट पैसा अर्न करेगा, सेल करेगा प्रोडक्ट पैसा अर्न करेगा। अब हर एक डिपार्टमेंट जब अपने एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं, मतलब अब इस डिवीजन को चलाने का एक खर्चा है, इस डिवीजन को भी चलाने का एक खर्चा है, इस डिवीजन को भी चलाने का एक खर्चा है, तो हर एक डिवीजन जब अपने खर्चे को लेस कर देगा जो पैसा अर्न कर रहा है उससे, ठीक है, तो कंपनी को हर एक डिवीजन का प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो अगर प्रॉफिट बन रहा है तो हर एक डिवीजन प्रॉफिट सेंटर कहलाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ भी प्रोडक्ट बिक रहा है क्योंकि यहाँ हर एक डिवीजन में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब रेवेन्यू से अगर हम लोग कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा प्रॉफिट। तो ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का प्रॉफिट इतना है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन मेरा प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो टर्म है, मैंने पहले ही बताया कि कॉस्ट में लॉ तो कुछ होता नहीं है, हमें टर्म या टेक्निक पढ़ना पड़ता है, तो ये टर्म्स है कि प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऐसा कोई भी चीज जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कोई भी चीज जिसके लिए हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वही मेरा हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट is required। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अलग से जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा वही मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इट मे बी, अब क्या 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 चीज कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट, मेरा बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसका हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मेरा कोई ब्रांड है, ठीक है, जिस ब्रांड का कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, या कोई स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, वो भी मेरा कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जिस भी चीज का हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो चेयर टेबल प्रोडक्शन करना है, मतलब मेरा फर्नीचर का जो है काम है, तो चेयर टेबल प्रोडक्शन, तो हम अगर एक चेयर का कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक टेबल का कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रेस्टोरेंट चलाते हैं तो जो भी डिश बना के बेचते हैं, मान लो हम लोग पिज्जा बेचते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें एक पीस का क्या दाम होगा, ठीक है। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का खर्चा कितना होगा वो। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है हमारा, ठीक है, कि हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो फिर उस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो रेस्टोरेंट में मान लो बर्गर बन रहा है, ठीक है, तो बर्गर बन रहा है तो फिर उसमें मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बर्गर, ठीक है। अब मुझे उसमें कैलकुलेट क्या करना है, ब्रेड का खर्चा कितना है, वेजिटेबल का खर्चा कितना है, उसको बनाने का खर्चा, लेबर का कॉस्ट, या फिर अलग बाकी जैसे कि कुक करने के लिए गैस का खर्चा, ये सारे चीज, ठीक है। तो ये सारे जोड़ जाड़ के मुझे पता चलेगा कि मेरा एक बर्गर बनाने का खर्चा कितना है, तो वो जो हम निकाल रहे हैं बर्गर बनाने का खर्चा, तो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो बर्गर हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में। फिर यहाँ पर लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड
ब्रॉडली कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर, नैरोली कॉल्ड एज कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये चीज मैंने क्यों बोला, देखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जिस भी चीज का हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग कॉस्ट सेंटर जब पढ़े थे तब हम लोगों ने, ये लो ये आगे थोड़ा पेज छूट गया, ठीक है। देखो कॉस्ट सेंटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पर्सनल इम्पर्सनल हो सकता है। तो हम लोग जिस जिस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग का कॉस्ट सेंटर होता है। तो बात तो एक ही हो गया ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब भी, देखो कॉस्ट सेंटर का मतलब जहां पर कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है वहां का जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेरा कॉस्ट सेंटर है। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज का हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ब्रॉडर सेंस में बोले तो वो मेरा कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो किसी ना किसी यूनिट में ही तो करेंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे देखो अभी मैंने क्या बोला कि एक बर्गर बनाने का मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो बर्गर बनाने का तो हम बोलेंगे पर पीस इतना, ठीक है। तो लास्ट में जाके तो मुझे मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन कॉस्ट यूनिट में ही करना है, ठीक है। तो नैरोली वो कॉस्ट यूनिट बन जाता है। और अगर ब्रॉडली देखे तो वो हो गया मेरा कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इसमें अगर हम लोग डिफरेंस देखना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो कॉस्ट सेंटर वेयर कॉस्ट ऑकर, जहां कॉस्ट ऑकर हो रहा है वो मेरा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट या सर्विस मैंने प्रोडक्ट लिखा है, प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट के केस में, उसका यूनिट होता है कॉस्ट यूनिट। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, थिंग्स हुज कॉस्ट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम बताएं, मान लो कोई शू मेकिंग कंपनी है, ठीक है, शू मेकिंग जूता बनाती है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट सेंटर क्या हो जाएगा, कटिंग डिपार्टमेंट, मतलब लेदर को तो कट करना पड़ेगा ना साइज के हिसाब से, तो कटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उसका कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। हम लोग कटिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालना चाहते हैं, तो देखो कॉस्ट सेंटर का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई लोकेशन पर्सन या इक्विपमेंट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो कटिंग डिपार्टमेंट का निकालना चाह रहे हैं, कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, वन पेयर, ठीक है, वन पेयर ऑफ शूज, क्योंकि शूज तो पेयर में होता है, ठीक है, उसका यूनिट हमेशा पेयर में होगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग किस चीज का कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, जो शूज बना रहे हैं उसी शूज का ही निकालना चाह रहे हैं, तो द शूज देमसेल्स, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट को अगर ब्रॉडली देखा जाए तो वो ही मेरा कॉस्ट सेंटर है, क्योंकि शूज का कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और वो बन कहाँ रहा है, वो बन रहा है मेरा जो है कटिंग डिपार्टमेंट, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रॉडर सेंस में वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट सेंटर। और वन पेयर शूज का निकालेंगे, ठीक है, फिर जितना सारा बनाएंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो नैरोली देखा जाए तो वो हम लोग का हो जाता है कॉस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आज हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक ही करते हैं, बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, फिर आज इतना ही।